Hello Chapati, myself अजीत यादव वेलकमिंग यू टू नॉलेज कोचिंग क्लासेस। कैसे हो भाई? उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और डेली बेसिस पे नॉलेज कोचिंग क्लासेस की वीडियोस देखते होंगे। तो बच्चा पार्टी हम कर रहे थे स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से, जिसकी फर्स्ट एक्सरसाइज हमने कर ली थी। उससे पहले हमने इंट्रोडक्शन भी किया था। दोनों वीडियोस चैनल में प्लेलिस्ट में आपके मौजूद हैं। साथ ही साथ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। जिसने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो पहले वो वीडियो ज़रूर देखें। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 10 मार्क्स का सवाल है यार, दोनों चैप्टर 10 नंबर के करीब करीब आ जाते हैं, तो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो चपाटी पूरी की पूरी वीडियो लास्ट तक देखनी है। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर देना जिसने अभी तक नहीं किया है। वीडियो को लाइक करते रहना, शेयर करना है और कमेंट करके ज़रूर बताना है आपको वीडियो कैसी लगी। किसी भी तरीके की इस एक्सरसाइज की क्वेरीज हों तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपकी समस्या का समाधान करने का प्रयास किया जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज इन्होंने कहा the median of an ungrouped data and the median collected when the same data is grouped are always same। कि मीडियन ऑफ अनग्रुप्ड डाटा है उसका मीडियन और वो मीडियन जो कि ग्रुपिंग किया गया है वो हमेशा सेम होते हैं। तो हमें इस चीज़ के ऊपर बताना है कि क्या ये सही है। अगर सही है तो आप जस्टिफाई कराओ भाई। तो भाई आपको ऐसी बात बता दूं कि जो मीडियन होता है अनग्रुप डाटा का और जो मीडियन होता है ग्रुप डाटा का वो हमेशा सेम नहीं होते। काहे? क्योंकि अनग्रुप डाटा को फर्स्ट ऑफ ऑल हमें अरेंज करवाना पड़ता है इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में, जबकि जो ग्रुप डाटा होता है उसके लिए हमें अजम्पशन की आवश्यकता पड़ती है, अज्यूम करना पड़ता है। ठीक है, तो ये दोनों के दोनों सेम नहीं है। क्लियर है? अनग्रुप डाटा बोले तो ऐसे दिया मिलेगा आपको कोई भी 5 7 9 2 3 8 4 3 2 ऐसे करके। ठीक है, ये अनग्रुप्ड हो गया। ग्रुप का डाटा मतलब 0 से 10 तक के 5 बच्चे हो गए, 10 से 20 तक के 4 हो गए, 20 से लेके 30 तक के हमारे 6 हैं। इस तरीके से दिया मिलेगा। अब यहाँ पे हम CF निकालते हैं। ठीक है, और ऐसे हो जाएगा। ठीक है, अब कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने के बाद n की वैल्यू निकालेंगे, फिर तब हमारा सॉल्यूशन होता है। तो ये दोनों के दोनों सेम नहीं होते, इसको तो हमें अरेंज करना पड़ेगा असेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, तो ये दोनों सेम नहीं होते, बट हमें लिख के बताना है यार। क्या कहेंगे? द मीडियन ऑफ एन अनग्रुप्ड data and grouped data is not always same। मैं यहाँ पे ये नहीं कह रहा कि वो कभी भी सेम नहीं होगा, वो सेम हो सकता है, बट ऑलवेज सेम हो ये कोई कंडीशन नहीं है भाई। ठीक है, अब कारण बता देते हैं। बिकॉज द मीडियन ऑफ अनग्रुप्ड डाटा इज calculated by arranging data in increasing or डिक्रीजिंग ऑर्डर। अब अनग्रुप डाटा को हमें इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में रखना पड़ता है, बट फॉर कैलकुलेटिंग मीडियन ऑफ ग्रुप्ड
डाटा, ग्रुप्ड डाटा का जो मीडियन है उसको कैलकुलेट करने के लिए क्या करना है, एजम्पशन। द फॉर्मूला यूज्ड इज बेस्ड ऑन assumption that the observation are uniformly distributed in the class। ठीक है, ये हो जाएगा भैया आपका, नोट कर लो बेटा इसको, रीजन दे दिया मैंने इसका। Second sum, in calculating the mean of group data grouped in class of equal width may be use a formula। ये हमें assumed mean method के फार्मूले के बारे में बताया गया, a प्लस सिग्मा एफ आई डी आई बाई में सिग्मा एफ आई। तो आगे इनका क्वेश्चन क्या रहता है, क्वेश्चन रहता है कि a इज द assumed mean। हाँ बिल्कुल, a must be one of the mid point of the class, कि a मिड पॉइंट होना चाहिए इस क्लास का। इज द स्टेटमेंट करेक्ट? बिल्कुल गलत बात है, बिल्कुल गलत बात है भाई, ये करेक्ट नहीं है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। काहे कि ये जो है ना, ये जो मिड पॉइंट लेना है वो कंफर्म नहीं होता है। ठीक है, हम वो चीज़ लेते हैं जो हमारे लिए, जो चीज़ हमारे लिए सूटेबल हो, इजी हो कैलकुलेशन के लिए। तो ये करेक्ट नहीं है, हम लिखेंगे इसको भाई, हम बता सकते हैं इनकरेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, कैसे स्टेटमेंट है ये, सेकंड सम इनकरेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, इनकरेक्ट है, अब इसका रीजन दोगे। रीजन क्या है, इट इज नॉट नेसेसरी, इट इज नॉट नेसेसरी किस चीज के लिए, दैट assumed mean consider as the midpoints of class interval। It is considered as any value which is easy to simplify it। ठीक है, कोई भी वैल्यू जो इसको इजीली सिंप्लीफाई कर दे वो होता है। देखो करना क्या होता है कि ये स्टेटमेंट में हमने जो सम समझना है, जो आगे आएगा वो क्या मिलेगा भाई, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, हमें कुछ डाटा दे रखा है, ये 5 है, ये 4 है, 3 है, ये 10 है, ऐसा दे रखा है। ठीक है, अभी हमें इसकी क्या निकालनी है, हमें इसकी मिड वैल्यूज़ निकालनी है। एक्स आई निकालेंगे तो हो जाएगा 5, 15, 25 और 35। एक और ले लो यार यहाँ पे 40 से 50। ठीक है, तो वो हो जाएगा आपका 5, तो मतलब ये हो गया 40। तो हमें क्या लेना है कि इनमें से कोई मिड वैल्यू लेके चलते हैं, वो हमारा ए होता है। ठीक है, कि वो उसका मिड पॉइंट हो क्लास इंटरवल का। नॉर्मली हम जो ये वैल्यू ले रहे हैं ना, जो हम डी आई निकालेंगे कि एक्स आई माइनस ए, वो क्या हो जाएगा 5 माइनस 25 करके माइनस 20। ये आवश्यक नहीं है कि तुम ये लेके चलोगे यार, कंफर्म नहीं है कि तुम इसी को लेके चलो। जो आपको सिंप्लीफिकेशन में इजी रहे, जो आपके सिंप्लीफिकेशन में इजी रहे वो लेके चलोगे भाई, इसको लेके चलना कोई आवश्यक नहीं है। ठीक है, कभी इसको सोल्व करते फिर और वहीं से आप सोचोगे कि नहीं हमें तो ये बताया गया था, दैट इज नॉट नेसेसरी।
ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है भाई कि आवश्यक नहीं है, जिससे हमारी सिंप्लीफिकेशन ईजी बने हम वो ले सकते हैं भाई। ठीक है, क्लियर है। तो क्लास इंटरवल का मिड पॉइंट लेना कोई आवश्यक बात नहीं है, नोट करो इसे। थर्ड सम देखो, इज इट ट्रू टू से दैट मीन मोड एंड मीडियन ऑफ ग्रुप डाटा विल ऑलवेज बी डिफरेंट। क्या ये कहना ठीक रहेगा, सच रहेगा कि भाई मीन मोड और मीडियन तीनों चीज़ें अलग अलग होती हैं? नहीं, बिल्कुल गलत बात है, ये भी फॉल्स है, फॉल्स स्टेटमेंट भाई। ठीक है, तो थर्ड सम है वो कैसा है, फॉल्स स्टेटमेंट या इनकरेक्ट स्टेटमेंट। काहे कि भाई मीन मोड मीडियन सभी सेम हो सकते हैं, ये डिपेंड करता है डाटा के ऊपर। ठीक है, ये किस चीज़ पे डिपेंड करेगा, डाटा पे। मीन मोड एंड मीडियन can be same. It depends on the type of डाटा, ये डाटा के टाइप के ऊपर डिपेंड करता है। अब एक बात और बता देता हूँ कि भाई ये है ना, अगर ऑब्जर्वेशंस हमारी ओड हों और इक्वी स्पेस्ड हों तो ये सेम हो सकते हैं। ठीक है, यही बात हम लिखेंगे, दे मे बी इक्वल इफ। कब कब ये इक्वल हो सकते हैं, कब इक्वल हो सकते हैं भाई, इफ नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन are odd and equispaced। ठीक है, सिर्फ इस कंडीशन के अंदर वो हमारे सेम हो सकते हैं। क्लियर हो गया, क्लियर हुआ? ठीक है, नोट करो इसे। सम नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। Will the median class and model class of group data always be different? Justify your answer। क्या मीडियन क्लास और मॉडल क्लास होती है किसी भी ग्रुप डाटा की, वो हमेशा अलग होगी? अपने आंसर को जस्टिफाई करना है, बिल्कुल गलत बात कही है भाई। नो, नंबर 4 में कह रहा हूँ भाई नहीं होगा ऐसा, वो सेम हो सकती है। कैसे सेम हो सकती है यार, मैं एक एग्जाम्पल बनाऊँ? ठीक है, हम अपने पास से एक एग्जाम्पल बना रहे हैं भाई। ठीक है, मान लो मॉडल क्लास आपकी 0 से 10 है, मैं स्टूडेंट्स के मार्क्स दे रखे हैं, ऐसे 2 बच्चे हैं। ठीक है, 10 से लेके 20 तक की है क्लास जो है हमारी। ठीक है, उसमें हम मान ले 5 बच्चे हैं। ठीक है, 20 से लेके 30 है, उसमें बच्चे हो गए 7। 30 से लेके 40 की बात की जाए तो उसमें बच्चे हैं 4, और 40 से 50 की बात की जाए तो उसमें बच्चे हैं 2। ठीक है, ठीक है, अब ये टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई भाई, 20। क्लियर। अब अगर मैं यहाँ पे बात करूँ मॉडल क्लास की, मॉडल क्लास, तो मैंने बता रखा है कि पहले एफ निकालो, एफ के बिल्कुल ठीक सामने वाला होगा, और एफ कौन सा होता है, जो सबसे बड़ा है। तो कौन सी आ गई भाई, 20 से 30 आ गई। अब निकाले मीडियन क्लास। ठीक है, मीडियन क्लास निकालेंगे तो वो कितना आ जाएगा भाई, वो भी आपका 20 से 30 ही रहेगा। ठीक है, 20 से 30 ही रहेगा। मुझे कैसे पता चला इसका, देखो भाई, मैं अगर यहाँ पे सी एफ निकालूँ तो 2 आ जाएगा, ये 7 आ जाएगा, फिर
14, फिर 4 18 और 2 20। और मीडियन का फार्मूला होता है n/2 माइनस सी एफ, और बाहर में होता है l प्लस और बाहर में हो गया f इंटू में h। ठीक है, मैंने क्या बताया, n/2 किया, दैट इज इक्वल टू 20/2 कट करेंगे तो आ गया 10। ठीक है बेटा, ये ब्रीफली वैसे मैं आपको एनसीईआरटी की बुक वाले पोर्शन में करवा चुका हूँ। ठीक है, ये हो गया। अब इस लाइन के अंदर सी एफ वाली लाइन में जो हमने सी एफ निकालना, वो कौन सा होगा, ये वाला जो सी एफ है वो कौन सा होगा, इस लाइन के अंदर जो इसके नज़दीक है बट छोटा है, ये हो गया आपका सी एफ। इससे ठीक एक नीचे आ जाओ इस तरफ, ये आपका एफ है, और उसके आगे जो है वो क्लास साइज दे रखा है आपका। ठीक है, तो दोनों का सेम सेम हो गया, तो इन्होंने जो बात कही ना वो गलत है, और ये उसका जस्टिफिकेशन हो जाएगा। क्लियर है, क्लियर हो गया? ठीक है, इसको नोट कर लो भाई। सम नंबर 5 देखो, इन अ फैमिली हैविंग 3 चिल्ड्रन देयर मे बी नो गर्ल, 1 गर्ल, 2 गर्ल एंड 3 गर्ल्स, सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच केस इज 1/4, इज दिस करेक्ट? जस्टिफाई योर आंसर। एक परिवार के अंदर 3 बच्चे हैं, हो सकता है तीनों लड़कियां ना हो, एक लड़की हो, 2 लड़की हो, 3 लड़की हो, तो प्रोबेबिलिटी बतानी है कि कहा कि भाई 1/4 हो जाएगी, सबकी इक्वल हो जाएगी। ठीक है, क्या ये सही है? नहीं भाई, बिल्कुल गलत बात है। मैं इसके लिए भी नंबर 5 सम है, इसको भी बोल रहा हूँ नहीं, ये गलत है। काहे गलत है भाई? देखो, सबसे पहले मैं इसको जस्टिफाई करूं कि टोटल चिल्ड्रन कितने हैं आपके? 3 हैं। अगर नो गर्ल हो, नो गर्ल भाई, 3 बालक, ठीक है, तीनों बालका में एक भी छोरी को ना, मतलब इम्पॉसिबल इवेंट होगी, तो उसकी प्रोबेबिलिटी 0/3 बोले तो 0 हो जाएगी। फर्स्ट से ही पंगा हो गया यार, उन्होंने तो 1/4 कहा था। चलो सेकंड के लिए करते हैं, 1 गर्ल, 3 नाम आते, एक छोरी आ गई भाई, एक छोरी है तो भाई एक लेने की प्रोबेबिलिटी फेवरेबल केस 1 हो गए, टोटल केस 3 हो गए। 2 गर्ल की होगी भाई, 2 गर्ल, 2 लड़की होगी भाई तो 2/3, 3 गर्ल की होगी, तीनों की तीनों छोरी, मतलब श्योर इवेंट होगी, 3/3 बोले तो 1। तो क्या कहीं पे भी आपकी प्रोबेबिलिटी 1/4 बनी? नहीं बनी ना, तो ये नहीं होगा भाई, ये स्टेटमेंट इज रॉन्ग। ठीक है, ये ट्रू नहीं है, फॉल्स स्टेटमेंट है, रॉन्ग स्टेटमेंट। क्लियर हो गया? ओके, नोट करो इसे। सम नंबर 6 के ऊपर देखो, ए गेम कंसिस्ट ऑफ स्पिनिंग एन एरो which comes to rest pointing at one of the regions at the outcomes 1 2 3 equally likely occur, give regions। भाई एक एरो वाला गेम है, स्पिनिंग वाला, जैसे कि हमने बचपन में भी देखा होगा ये गेम। ठीक है, उस पर नंबरिंग लिखी होती है, एक एरो लगाया होता है, जैसे ये एरो दिया और उसको घुमा दिया जाता है, किस नंबर पे आया उस नंबर पे लिखी हुई चीज़ हमको मिल जाएगी। बट इसने कहा कि ये ऐसे दे रखा है, क्या ये जो आउटकम है वो बराबर बराबर मात्रा में आएंगी? भाई बिल्कुल गलत बात है। काहे गलत है? देखो, इस चीज के ऊपर ध्यान दोगे, इक्वली लाइकली बोला, इक्वली लाइकली मतलब वो इक्वल भी होना चाहिए, लाइक भी होने चाहिए। ठीक है, बिल्कुल सेम सेम। तो 1 और 2 वाला जो पोर्शन है ना, वो तो बिल्कुल सेम सेम दिख रहा है, ये तो सेम है। बट ये जो 3 वाला पोर्शन भाई साहब, ये तो सबसे ज्यादा जगह ले गया। क्या इसके आने के चांसेस सबसे ज्यादा नहीं है? ये तो भाई दोनों के दोनों बराबर हो जाएंगे, बट ये तो सबसे ज्यादा जगह ले रहा है, तो ये इक्वली लाइकली नहीं है। ये तीसरा वाला जो पोर्शन है, पहले का भी दुगुना है, 2 का भी दुगुना है, तो नहीं है भाई, ये इक्वली लाइकली नहीं हो सकता। ठीक है, तो हम सम नंबर 6 के अंदर भी लिखेंगे नो, स्टेटमेंट इज फॉल्स। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है, तो हम इसके लिए रीजन भी दे देंगे। भाई रीजन हम क्या लिखेंगे? द एरिया ऑफ रीजन
3 is डबल ही दिख रहा है ना, ऑफ आइदर डबल आइदर ऑफ 1 or 2 and area of 1 and 2 are equal। ठीक है, तो भाई इसी वजह से हो गया, तो नंबर ऑफ आउटकम उसके बराबर नहीं आएंगी। तो सो नंबर ऑफ आउटकम of reason 3 is double of either 1 or 2। तो ये रीज़न हो गया भाई कि नंबर 3 की जो आउटकम है ना वो 1 और 2 दोनों के ज़्यादा आएगी भाई। नोट कर लो बेटा इसको। सेवंथ सम देखो, Apu throws 2 dice once and computes the product of the number appearing on the dice. Pihu throws 1 die and squares the number that appears on the die. Who has better chance of getting the number 36 and why? देखो भाई दो बालक हैं, एक का नाम है अपूर्व, APPOORV अपूर्व, और एक है पीहू, पीहू। ठीक है, अपूर्व ने 2 डाइस थ्रो कराई भाई, ये हम 2 डाइस बना लेते हैं। डाइस आपको पता है डाइस कौन सी होती हैं, लूडो वाली गोटी, और इसने 1 डाइस को थ्रो करवाया। ठीक है, इसकी एक की आउटकम ए मान लिया, इसकी बी मान लिया, तो ए गुणा में बी 36 आ जावे, ये वाला केस है। और इसकी सिर्फ एक ही आउटकम है और ये स्क्वायर करवा रही है, तो 36 आ जाए भाई। ठीक है, अब इसके लिए है ना, इसके लिए भाई टोटल केस कितने बन गए, टोटल केस या इवेंट कितने आ गए भाई, 36 हो गए भाई, कि 1 into 1, 1 into 2, 1 into 3 ऐसे ही करके तो 36 हो गए भाई। ठीक है, और इवेंट कौन सी थी, 36 आनी चाहिए प्रोडक्ट। मैं कहूँ PE कितना आ गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, तो 36 तो सिर्फ 6 गुणा 6 में आ गए है, एक बार हो गया। बाय में कितना आ गया भाई, टोटल केस 36। अब इसकी बात करी जाए, इसके पास तो सिर्फ एक ही बार उछाली है ना, तो कितने केस बन गए भाई, 6। टोटल कितने होगी भाई, टोटल इवेंट या केस 6 हो गए भाई। ठीक है, फेवरेबल इवेंट अगर मैं इसकी बात करूंगा तो 1 आ रही है, क्योंकि 1 का स्केयर 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 36 सिर्फ इसके स्केयर में है, तो एक बार में बाय में 6। अब ध्यान दो भाई किसके ज्यादा के चांस है, इस बालक ने अपूर्व ने क्या करना है, ये 36 बार फेंकेगा, 36 बार फेंकने में सिर्फ एक चांस है उसके के प्रोडक्ट 36 आए, और इसको क्या करना है, इसको 6 बार फेंकना है पीहू को। ठीक है, तो उसके 6 बार में एक चांस है, मतलब जब तक ये 36 फेंकेगा इसने 6 चांस मिल चुके होंगे भाई, मान लो एक बार भी ना आ रहा है तो। ठीक है, तो 1/36 वो लेस देन है 1/6 के, 1/36 लेस देन 1/6 है, तो भाई किसके बेटर चांसेस हैं कि भाई पीहू हैज बेटर चांसेस, के पीहू के चांस बेटर हैं भाई। ठीक है, नोट कर लो यार। अगला सम देखो भाई, if we toss a coin there are 2 possible outcomes, head or tail, therefore probability of each outcome is 1/2, justify your answer। मैं आपको पहले ही बता दूं कि ये बिल्कुल सही बात कही। ठीक है, ये बिल्कुल सही कहा है। कैसे, एक कॉइन को टॉस किया,
कॉइन को टॉस करेंगे तो हमारे पास दो केस हैं, हेड और टेल। टोटल आउटकम कितनी होगी भाई? टोटल आउटकम हमारे पास दो हैं। अगर मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड निकालूंगा तो हेड की प्रोबेबिलिटी भाई 1/2 बनेगी ना, एक ही बात तो है। टेल की प्रोबेबिलिटी निकालूंगा तो टेल भी एक बार है, टोटल इवेंट दो, तो इक्वली हो गया ना। तो इस वजह से ये है भाई, ठीक है। इसको हमने जस्टिफाई भी करवा दिया, नोट कर लो बेटा। सम नंबर 9 देखो, ए स्टूडेंट सेज दैट इफ यू ड्रॉ अ टाई इट विल शो अप 1 or not 1, therefore the probability of getting 1 and probability of getting not 1 is equal to 1/2. is this correct? give reasons। कि एक डाई को थ्रो किया गया और 1 आने की और ना आने की प्रोबेबिलिटी दी। भाई मैं इसको पहले ही बता दूं, फॉल्स स्टेटमेंट, फॉल्स स्टेटमेंट। अब काहे फॉल्स है उसके बारे में बात करेंगे। एक डाई को थ्रो किया गया, ए डाई इज थ्रोन, तो टोटल आउटकम कितनी होगी भाई? जो कि बन गई 1 2 3 4 5 6, मतलब 6 आउटकम होगी। प्रोबेबिलिटी किसकी? गेटिंग 1। एक आने की प्रोबेबिलिटी बतानी है भाई। एक कितनी बार है? एक ही बार है। फेवरेबल इवेंट एक होगी, टोटल इवेंट 6 होगी भाई, तो 1/6 हो गया। प्रोबेबिलिटी नॉट गेटिंग, सॉरी 1 लिखना था, नॉट गेटिंग 1, एक नहीं आना चाहिए, एक यो नहीं आएगा तो बच गए कितने? ये 5, तो 5/6 हो गया। क्या ये बराबर है? क्या ये 1/2 है? नहीं है यार, नहीं है। तो फिर इन्होंने कैसे कह दिया भाई? इन्होंने तो गलत बोला, और गलत की तो भाई हम लिख कर बता देंगे कि ये गलत है। सम नंबर 10 देखो, I toss 3 coins together. The possible outcomes are no head, 1 head, 2 head, 3 heads. So I say that probability of no head is 1/4. What is wrong with this conclusion? इस conclusion में wrong क्या है, गलत क्या है? देखो, coin को toss किया गया, coin को 3 टाइम्स टॉस किया गया भाई। 3 टाइम्स टॉस करेंगे तो क्या क्या केस बनेंगे, मैं पहले भी इंट्रोडक्शन में बता चुका हूँ, बट फिर करते हैं भाई। हो सकता है तीनों हेड आ जाए, हो सकता है पहले 2 हेड हो फिर टेल हो, या हो सकता है हेड आ जाए फिर टेल फिर हेड, फिर हो सकता है कि आपका हेड आ जाए टेल आ जाए टेल, या क्या हो सकता है कि तीनों टेल हो जाए, ठीक है। या पहले 2 टेल फिर हेड, फिर या टेल हेड टेल या टेल हेड हेड। जब 3 बार टॉस किया तो ये 8 केस बन गए भाई। टोटल आउटकम कितनी आ गई? 8 आ गई भाई। अब उसने कही नो हेड, प्रोबेबिलिटी किसकी? नो हेड, नो हेड मतलब हेड ना रहो। इसमें भी हेड है, इसमें भी हेड है, इसमें भी है, इसमें भी एक है, इसमें 2 है, इसमें एक है, इसमें एक है, यहाँ पे नहीं है भाई। एक ही बार नहीं है तो फेवरेबल एक होगी, टोटल 8 होगी, तो प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई? 1/8 आ गई। तो इनने कही 1/4 होनी चाहिए। ये तो भाई सब सिर्फ एक तरफ का उठा कर बैठ गए थे, ठीक है, या तो ये लिया या ये लिया, तो भाई ये तो गलत बात है। गलत बात है तो हम कहेंगे नो, नो, ठीक है। स्टेटमेंट इज फॉल्स, फॉल्स। और कैसे फॉल्स है कैसे ठीक होगी, मैंने कंक्लूजन भी बता दिया है इसको देख के, ठीक है। सम नंबर 11 देखो, इफ यू टॉस ए कॉइन 6 टाइम्स एंड इट कम्स डाउन हेड ऑन ईच ओकेजन, कैन यू से दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड इज 1। अगर आपने कॉइन को 6 बार टॉस किया और इट कम्स डाउन हेड्स ऑन ईच ओकेजन, हर बार हेड आया है भाई, कैन यू से दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड इज 1। हमें अपना रीजन भी देना है कि प्रोबेबिलिटी हेड आने की 1 हो। अब अपना रीजन दो भाई।
ठीक है, चलो करते हैं इसे। भाई बात करते हैं, इफ वी टॉस ए कॉइन वंस, एक बार उछालेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड कितनी रहेगी भाई, 1/2 रहेगी। तो अगर आप 6 बार भी उछालोगे ना तब भी क्या रहेगी, हाफ ही रहेगी भाई, ठीक है, प्रोबेबिलिटी हाफ ही रहेगी। क्लियर होगी बात, तो वो हमारी स्टेटमेंट क्या होगी, फॉल्स हो जाएगी, फॉल्स स्टेटमेंट है। इफ वी टॉस ए कॉइन 6 times, its probability will still remain 1/2, क्योंकि हेड और टेल दोनों के आने के चांसेस है ना, ठीक है, ठीक है, तो ये वाली बात हो जाएगी यार। तो उसने कहा हर बार हेड आता है, अच्छी बात है, हर बार हेड आ रहा है, बट भाई साहब उससे ये तो नहीं हुआ कि 6 की 6 बार है आपकी 1 ही आ गई प्रोबेबिलिटी। एक बार आया तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 है, बेशक वो 2 बार आ जाए, 3 बार आ जाए, 4 बार आ जाए। क्लियर है ना, क्लियर। अगर मान के चलो यार, अगर हम 2 बार उछाल देते हैं कॉइन को, हम 2 टाइम्स उछाल रहे हैं, तो हो सकता है हेड, पहली बार हेड या टेल की प्रोबेबिलिटी होगी, या फिर हो सकता है टेल या हेड इस टाइप में कुछ बन जाए, ठीक है। तो 4 केस तो बनकर लग रही है ना, क्लियर है, 4 केस हैं भाई, दोनों बार हेड आ गया तो 1/2 की तो प्रोबेबिलिटी और लग रही है। समझ गए, समझ में आई बात, बस ये था भाई, नोट करो इसे। यहाँ पे आपको एक और बात बताऊं भाई, एक होता है बायस्ड कॉइन, एक और होता है अनबायस्ड। ये पता है कौन सा होता है, अरे वो मूवी देखी है ना शोले में, जो जय के पास कॉइन था जिसपे दोनों तरफ हेड होते हैं, मतलब हमें कंफर्म पता है कि हमने टॉस किया और क्या मिला, हमें हेड ही मिला, ठीक है, तो ये होता है बायस्ड कॉइन। क्लियर बात है। और अनबायस्ड कॉइन जो हम नॉर्मली यूज करते हैं, देखो बायस्ड कॉइन के बारे में तो दिया होगा, अनबायस्ड कॉइन जो होता है अगर नहीं दिया तो हम अनबायस्ड कॉइन ही पूछते हैं, ठीक है, हम हर बार वही लेके चलेंगे। अब देखो अगर अनबायस्ड कॉइन है मतलब उसका कंफर्म है कि 1/2 प्रोबेबिलिटी होती है हेड की, 1/2 टेल की प्रोबेबिलिटी, और उसको 6 बार उछाला, 6 की 6 बार हेड आ जाए, तो क्या ये पॉसिबल नहीं है, बिल्कुल पॉसिबल है कि हाँ भाई 6 बार उछाला और 6 बार हर बार अपना हेड आने लग रहा है भाई 6 की 6 बार। बट क्या इससे अपना मैथमेटिक्स गलत हो जाएगा यार, 6 बार उछालोगे तो प्रोबेबिलिटी में क्या फर्क पड़ेगा यार, क्या फर्क पड़ेगा भाई, प्रोबेबिलिटी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि एक बार आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 है, 2 बार आने खातर भी 1/2, 3 बार आएगी तो भी 1/2, 4 बार आएगी तो भी 1/2, मतलब वो तो सेम सेम रहेगी भाई, वो तो सेम सेम रहेगी। क्लियर है, आई बात समझ में। तो हम क्या कहेंगे कि भाई एक कॉइन को चाहे 6 बार उछाल लो, चाहे 20 बार उछाल लो, चाहे 40 बार उछाल लो, उसकी प्रोबेबिलिटी हेड आने की 1/2 ही रहेगी, चाहे हर बार हेड आता हो। प्रोबेबिलिटी की बात करी भाई, प्रोबेबिलिटी हमेशा सेम ही रहेगी, हम 16 वाला कॉइन लेके नहीं चल रहे हैं भाई। नेक्स्ट में क्या कहा देखो, सुषमा टॉस्ड ए कॉइन 3 times एंड गेट्स टेल ईच टाइम, 3 बार उसने कॉइन को उछाला और तीनों बार उसको क्या प्राप्त हुआ भाई, 3 बार, 3 times किसने किया, 3 बार कॉइन को भाई उछाला और तीनों बार उसने टेल 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 मिलने लग रहा है। फिर उसने कहा डू यू थिंक दैट द आउटकम ऑफ द नेक्स्ट टॉस विल बी टेल, क्या आप सोचते हो कि अगली बार जब वो उछाड़ेगी 4 times उछाड़ेगी, 4 times उछाड़ी तो भी उसका क्या टेल ही आएगा, कैसे यार, वही बात आ गई यार, 16 वाला कॉइन थोड़ी ना है, 16 में जो जय के पास कॉइन था नहीं है ना यार, हो सकता है टेल आ जाए, हो सकता है हेड आ जाए, कोई सी भी बात आ सकती है ना, तो ये तो फॉल्स स्टेटमेंट होगी भाई, फॉल्स स्टेटमेंट।
ठीक है, तो जरूरी नहीं है, हाँ आ गया 3 बार, हो सकता है चौथी बार भी आ जाए, हो सकता है 5वीं बार भी आ जाए, छठी बार भी, बट ये तो आ गया था ठीक है, बट ये कंफर्म नहीं है भाई कि हर बार टेल ही आएगा, हो सकता है अगली बार हेड आ जाए। तो ये स्टेटमेंट क्या है हमारी, फॉल्स है, क्योंकि हेड और टेल दोनों इक्वली लाइकली होते हैं, ओकर होते हैं भाई, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल 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 गलत दे रखी है, बिल्कुल सही नहीं है, हम इसका समर्थन नहीं करते हैं, ठीक है। तो बस यही चीज था, हम इसको लिख सकते हैं कि as we know that a coin has two क्या equal chances always, either head और टेल। भाई इक्वल चांसेस होते हैं, तो जो नेक्स्ट टाइम पे किया, नेक्स्ट टाइम ऑन टॉसिंग सी may get either हेड और टेल, ठीक है। तो ये हो सकता है अपना, तो इस वजह से स्टेटमेंट हमारी क्या है, फॉल्स है भाई। क्लियर क्लियर। नेक्स्ट हम देखो, इफ आई टॉस ए कॉइन 3 times एंड गेट head each time, should I expect tail to have higher chances in the fourth toss? Give reason in sport पर। अरे यार बिल्कुल वही आ गया जो पहले वाला था, कि भाई एक कॉइन को 3 times टॉस किया, हर बार हेड आया, उसमें हर बार टेल आने लग रहा था, तो अगली बार जब चौथी बार जब उछाड़ा तो क्या चांसेस हैं कि वहां पे हेड आ जाए। देखो मैंने ये रब नहीं किया भाई, ठीक है, 3 times किया, तो अब की बार क्या आ रहा है, हेड आ रहा है, चौथी बार किया होगा भाई वो कहे टेल आ जाए, क्या इसके चांसेस है ना यार, गलत बात है, हेड भी आ सकता है, तो बिल्कुल ऐसे चांसेस नहीं है यार, ठीक है, कि टेल ही आएगा। क्यों भाई, क्योंकि भाई हमने बेरा है कि कॉइन को अगर हम 2 बार टॉस करने लग रहे हैं तो हमेशा के तो हेड आना है कि टेल होगा, तो नेक्स्ट टाइम पे जब भी उसने या मैंने या जिसने भी टॉस किया तो उसको क्या मिला, या तो हेड मिलेगा या टेल मिलेगा, कोई सा भी इक्वल चांसेस में आ सकता है। तो स्टेटमेंट कैसी होगी भाई अपनी, फॉल्स होगी भाई बिल्कुल, ठीक है। नोट कर लो यार, यही है, ये 13th का भी है और ये 14 दोनों के लिए बराबर बराबर लाइक करेगा, 13th में ये था और 14th में ये वाला पोर्शन बन जाएगा यार, बस। ओह सॉरी भाई, पिछला सम 13 था, 12 और 13, मैंने बाय मिस्टेक 13 14 डाल दिया। 14 सम हमारे पास अभी है। ए बैग कंटेन्स स्लिप्स नंबर्ड फ्रॉम 1 to 100, 1 से लेके 100 तक की नंबरिंग लिखी हुई है। इफ फातिमा चूज अ स्लिप एट रैंडम from the bag, it will either an odd number or even number. Since this situation has only 2 possible outcomes, so the probability of each is 1/2 to justify। बिल्कुल सही बात है, मैं कहूँ स्टेटमेंट इज करेक्ट, बट हम करेक्ट डायरेक्ट थोड़ी ना बताएंगे यार। सम नंबर 14 के लिए हम पहले कर लेते हैं भाई, क्या टोटल आउटकम कितनी होगी भाई, 100 तक पर्ची पे नंबर लिख रखे हैं, ठीक है। अब प्रोबेबिलिटी निकाल देते हैं कि इवन नंबर की, भाई इवन नंबर 2 4 6 8 10 डॉट 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 मैं कहूँ 94 96 98 और 100, तो ये कितने हो जाएंगे 50 बाय में टोटल कितने हैं 100, कट किया तो कितना आ गया 1/2, 51 जा 52 जा। प्रोबेबिलिटी किसकी, ओड नंबर की, ओड नंबर, अगर 50 इवन है तो ओड भी तो कितने होंगे भाई, ठीक है, 91 93 95 97 99,
ये भी 50 ही है, तो प्रोबेबिलिटी 50 बाय में 100 होगी। काट दिया तो 1/2 आ गया भाई। तो स्टेटमेंट तो हमारी करेक्ट है। ठीक है, स्टेटमेंट इज ट्रू। और ये अपनी जस्टिफिकेशन होगी यार पूरी। ठीक है, कर दो भाई इसने नोट अब। तो भाई इसी के साथ में अपना ये वाला पोर्शन हो गया समाप्त। ये वाली एक्सरसाइज समाप्त होती है। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और भाई अभी भी किसी को कोई समस्या रहती है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो और चैनल को कर दो भाई सब्सक्राइब। ठीक है, जिसने अभी तक नहीं किया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जिसमें हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस मिलेंगे। तो तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड कीप वॉचिंग नॉलेज कोचिंग क्लासेस। थैंक यू वेरी मच।